नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी होंगे नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सर्वोच्च पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। महाराष्ट्र में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया रोड शो। प्रियंका गांधी और उद्धव ठाकरे भी ठोकेंगे ताल। झारखंड में जेपी नड्डा की आज गोमिया, सदरी और नाला में जनसभा। जेएमएम, कांग्रेस और अन्य दलों का भी प्रचार जारी। और दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं। सुबह छाई रही धुंध की चादर, आज भी कई जगहों पर AQI 400 के पार। और इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह लोगों से किए गए वादों को पूरा ना करना बताया। इसे लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। अपने इस इस्तीफे में उन्होंने यमुना की सफाई और केजरीवाल के बंगला निर्माण का मुद्दा भी उठाया है। गहलोत ने कहा है कि यमुना की सफाई का वादा हमने पिछले चुनाव में किया था, लेकिन हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं, अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। ये तमाम बातें लिखी हैं कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में। और उसके साथ साथ न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया है। कई सारे विवाद जो कि लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और ये बात कोई कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उसी सरकार में एक मंत्री कैलाश गहलोत, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद जो हैं वो लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे। इसके अलावा उन्होंने यमुना की स्वच्छता को लेकर भी यहाँ पर इसमें जिक्र किया है कि जो वादा किया गया था दिल्ली की जनता से, उस वादे को पूरा नहीं किया गया। और साथ ही साथ लगातार जो सरकार है, दिल्ली सरकार की जो नीति है वो सिर्फ केंद्र से लड़ने की नज़र आती है। इसी वजह से दिल्ली का जो विकास है, जो प्रगति है, ऐसे में नहीं हो सकती। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने ना सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि आपको भी छोड़ दिया है, यानी आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को जानकारी दी और उस चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने कहा कि आज के समय में जो पार्टी है वो कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनका लगातार सामना कर रही है अंदरूनी तौर पर, और उन्हीं मूल्यों की चुनौतियां जो हम एक साथ लेकर आए हैं, लेकिन अब जो समय है बदल गया है, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कई ऐसे वादे थे, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लगातार पार्टी आगे बढ़ती रही, जिस वजह से जो विश्वास था दिल्ली की जनता का वो जीता, लेकिन अब वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। यमुना का भी उन्होंने जिक्र किया है और हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, अगर देखा जाए कितना बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगले 2-3 महीनों के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले एक मंत्री का इस्तीफा दे देना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर गया है आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी, आज उन्हीं के नेता, आज उन्हीं के मंत्री जो है पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और लंबे समय से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जुड़े रहे और दिल्ली सरकार के मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत,
ने आज इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। जी। एक पत्र उन्होंने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनको लिखा है, उसमें साफ कहा है कि वो जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा एक पत्र उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखा है और जिसमें उन्होंने अपनी पूरी व्यथा को बयां किया है कि किस तरह से आखिर उन्हें जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने तमाम बातें लिखी कि जो पार्टी ईमानदारी की बातें करती थी, जो काम करने के लिए पार्टी आई थी, जी। आज वो पार्टी अपने तरीके से काम नहीं कर रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से साफ लिखते हुए कहा कि यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की हमने बात कही थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन आज भी जो यमुना नदी है पहले से ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने जी। शीश महल का जिक्र किया है बिल्कुल। कि जो बातें शीश महल के लिए उठ रही हैं वो ठीक नहीं है। तो बहुत सारी जो कार्यशैली है अरविंद केजरीवाल की, उसके ऊपर इस समय सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन ये खाली सवाल खड़ा नहीं हुआ है, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक मंत्री का इस्तीफा दे देना ये बहुत बड़ी बात है। और ये जी। कैलाश गहलोत ने जो है कोई पहले मंत्री नहीं है जिन्होंने जो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा है। उससे पहले बहुत सारे लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रहे थे उस समय पे तत्कालीन में उस समय पे कपिल मिश्रा भी उनका साथ छोड़ के चले गए थे। उन्होंने भी उनके ऊपर सवाल उठाए थे, उनकी ईमानदारी पे सवाल उठाए थे। तो बहुत सारे सवाल जरूर खड़े हो गए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। लेकिन फिलहाल बात यह है कि जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। उनकी कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़े किए हैं और उनका साथ और उनका दामन छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी का। बिल्कुल गिरीश, और क्योंकि जो बड़ी वजह इस चिट्ठी में, इस पत्र के जरिए उन्होंने लिखी है, वो सीधी बात यही कि वो कहाँ गए उनके सिद्धांत, वो राजनीतिक मूल्य जिसको लेकर जो पार्टी थी, जिसकी शुरुआत की गई थी, अब जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। और हमारे साथ देवेंद्र रावत भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा झटका यहाँ पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगा है, और जो खासतौर से पत्र में जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो उसमें बातें कही गई हैं, फिर चाहे शीश महल उनके बंगले की बात कही जाए, स्वच्छता की बात की जाए, यमुना नदी को लेकर, ये कोई कार्यकर्ता नहीं बल्कि दिल्ली का एक मंत्री इस बात को लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। जी हाँ, देखिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिसे भाजपा ने भी। वीरेंद्र जी, एक हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। मैं सीधा सवाल बिल्कुल मैं वीरेंद्र जी से ही पूछ लेता हूँ। वीरेंद्र जी, बहुत जिस प्रकार से गहलोत जी ने जो है इस्तीफा दिया सरकार से, मंत्री थे वरिष्ठ, कैसे आप देखते हैं सर जिन मुद्दों को लेकर वो बाहर आए? देखिए, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी से बाहर आए हैं। वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर सवाल उठा रहे हैं जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वो माँ यमुना की सफाई के नाम का सवाल उठा रहे हैं जिसपे 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया, लेकिन पैसे कहाँ गए पता नहीं। यमुना तो आज भी गंदा नाला है। और जिन सवालों को वो नहीं पूछे, जिनको हम लगातार पूछ रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ किसने दी? आम आदमी पार्टी ने। 65,000 नकली टेस्ट रिपोर्ट पकड़ी गई मोहल्ला क्लिनिक में, किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। पैनिक बटन घोटाला किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। राशन घोटाला किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। और शिक्षा के नाम पे क्लासरूम का बड़े बड़े बिल बनाने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। तो भ्रष्ट ऐसी जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे में, आज भी दिल्ली की जनता गंदा पानी पी रही है, सीवर भरे हुए हैं, सड़कों की हालत गंदी है, प्रदूषण की हालत खराब है। तो अरविंद केजरीवाल के 10 साल का नकारापन है जो अब सामने आ रहा है। और कैलाश गहलोत ने तो बानगी पर सिर्फ रत्ती भर इशारा किया। हमने देखा था कि यमुना का विषय बहुत बड़ा है। 15 साल कांग्रेसी सरकार रही, 10 साल अब आम आदमी पार्टी होने वाली है। यमुना नाला बनी हुई है। हर साल यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कोई भी कार्यक्रम होता है, छठ पूजा से लेकर कोई भी, तो नाले की लोग नाले में खड़े रहते हैं। मैं आपको ये हाथ दिखाता हूँ, ये मैंने एक डुबकी लगाई है, आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए, और ये शरीर में ऐसे कई जगह हैं। तो आप समझ लीजिए यमुना की स्थिति क्या है। मैंने तो जो कष्ट सहा है, मैंने तो अपने पूर्वांचल भाई बहनों को उस खतरे से आगाह किया था जो मैंने दिखाया कि ये शरीर के साथ आपके साथ क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल 10 सालों से यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं। तो कैलाश गहलोत ने तो आज हमारे उन आरोपों की पुष्टि की है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी। साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वीरेंद्र जी, दिल्ली में हमने देखा सड़कें गड्ढे हो गई हैं, जहाँ जहाँ गलियों में गड्ढे हैं, सीवर जो है एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ सिर्फ चोरी, भ्रष्टाचार और लूट का शासन है। दिल्ली में सड़कों की रिपेयर इन्होंने कहा दिवाली तक कर देंगे, चल के दिखाइए कहाँ की है। आज गड्ढे इतने हैं जिसकी वजह से डस्ट पोल्यूशन हो रहा है। PM 2.5 का मेन जनरेट होने का कारण डस्ट होता है।
उस पर ये बात नहीं करते हैं, यमुना की सफाई पे बात नहीं करते। लोग गंदा पानी पीने का, पिछले दिल्ली की सरकार का अपना सरकारी आंकड़ा है कि पिछले 1 साल में 21,000 से ज़्यादा लोग गंदे पानी पीने से मर गए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। अभी इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो आप समझिए संख्या कितनी बड़ी है। गंदा पानी ये पिलाएंगे, सीवर साफ ये नहीं करेंगे, सड़कों की हालत ख़राब है, गड्ढे ये नहीं भरेंगे, तो दिल्ली की जनता कहाँ जाए? दिल्ली की जनता को 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लूटने का काम किया। आपको लगता है कि अब जो शायद गहलोत साहब को भी अब लग रहा था कि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे आम आदमी पार्टी को, इसलिए इस्तीफा देना उनको ज़्यादा सही ये तो मुझे लगता है ये सवाल आपको गहलोत साहब से पूछना चाहिए, लेकिन जिन मुद्दों को हम उठा रहे थे उन मुद्दों की उन्होंने पुष्टि की। तो मुकुल, आपने देखा कि साफ तौर पे भाजपा का भी साफ कहना है कि जिन मुद्दों को भाजपा लगातार लगभग दशक होने वाला है, उससे पहले से भाजपा जो है यमुना का मुद्दा हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, उस पर लगातार जो है वो बात करती रही। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही थी स्टेट में, उसका जो है खामियाजा जो है वो आम दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा है। और जाहिर तौर पर आपने अभी सुना कैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे कि जनता जो है वो जाग गई है और आम आदमी पार्टी को भी, देवेंद्र आप रोकना चाहूंगा। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, फिलहाल उनसे भी जो प्रतिक्रिया है वो लेते हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। और सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, क्या माना जाए, क्या जो अंदरूनी सच्चाई थी, जो परिस्थितियां चल रही थी, उनसे आहत होकर अब ये इस्तीफा दे दिया उन्होंने? देखिए, इस्तीफे के कारण तो उन्होंने अपने लेटर में ही स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है जी, और वो सरकार का भ्रष्टाचार और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार इस स्थिति पे आ चुका है कि खाली कैलाश गहलोत नहीं, अलग अलग विधानसभाओं में उनके सभी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं जी। और ये एक तरह से भगदड़ है, डूबते हुए जहाज से लोग भाग रहे हैं। केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार, अब जनता के बीच में जो भी नेता जा रहा है वो ये देख रहा है कि जनता नाराज है जी, और उसी का ये परिणाम है कि नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। और कैलाश गहलोत का ये कदम साहसिक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल कपिल जी, लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि जैसा कि इस पत्र में कैलाश गहलोत ने जिक्र किया है कि वो राजनीतिक मूल्य जो है नहीं रहे हैं, और वाकई क्या आज अपने आप को हम आम आदमी से जुड़ा हुआ देखते हैं? बिल्कुल, और उसमें उन्होंने शीश महल का उदाहरण भी दिया है जी। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले लगातार शीश महल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और हम ये बोल रहे थे कि आपने जो कहा है राजनीति में वो आप कर नहीं रहे हैं। और कैलाश गहलोत का इस्तीफा इसी का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि आज अचानक उनकी आत्मा जग गई है। कारण ये है कि वो जो भी जनता के बीच में जा रहा है वो ये देख रहा है कि जनता बहुत नाराज है जी। और राजनीति की नब्ज को समझने वाले लोग, जनता के आक्रोश को समझने वाले लोग, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता दोनों पार्टी छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल कपिल जी, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि उसके बाद लगातार हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी का तो यही कहना है कि किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, लगातार विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। एक बात का जिक्र उन्होंने किया है कि केंद्र से लड़ने में ज्यादा समय जा रहा है सरकार का, तो केवल एक ही चीज में समय जा रहा है। केजरीवाल सुबह उठते हैं और प्रधानमंत्री से कैसे लड़ना है, कैसे बदतमीजी करनी है, खाली इसी के ऊपर काम करते हैं जी। और इससे पिछले 10 साल दिल्ली बिल्कुल ठप हो गई। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट, दिल्ली का जो भी कुछ दिल्ली के अंदर है, वाटर मैनेजमेंट, हर एक चीज आज ठप है। पॉल्यूशन की स्थिति ऐसी है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग परेशान हो चुके हैं जी। तो उसकी प्रतिक्रिया जनता से आ रही है और वो जनता का आक्रोश नेताओं को मजबूर कर रहा है पार्टी छोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, और खासतौर से कपिल जी, क्योंकि इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं विपक्ष से आए तो तब समझ में आता था, लेकिन जब अपनी ही पार्टी में जो खासतौर से मंत्री पद पर हैं वो इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, इस तरह का जब सच्चाई को उजागर करते हैं, क्या माना जाए आखिर और किस तरीके के जो झटके हैं अब आम आदमी पार्टी को लगने वाले हैं? देखिए, झटके उनको रोज लग रहे हैं क्योंकि ये मंत्री ने इस्तीफा दिया तो ये सब जगह खबर बनना भी चाहिए, लेकिन सत्य ये है कि हर विधानसभा में उनके कार्यकर्ता रोज पार्टी छोड़ रहे हैं। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास स्थिति ये है कि जिन कांग्रेसियों से लड़कर आम आदमी पार्टी बनाई थी दीमापुर में, वो वीर सिंह धिंगान को इन्हें पार्टी में लेना पड़ा, जिसको 2013 में कांग्रेसी को हराया गया था। तो अब इनके पास अपने नेता कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, कांग्रेस के कुछ लोगों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर स्पष्ट ये है कि ये डूबता हुआ जहाज है और हर एक समझदार व्यक्ति इसे छोड़कर अब जा रहा है। जी बिल्कुल, एक डूबता हुआ जहाज जिसको छोड़कर जा रहा है हर एक व्यक्ति। कपिल मिश्रा इस बात को कह रहे हैं और खासतौर से आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे ये एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि आम आदमी
पार्टी को भी छोड़ दिया है। हमारे संवाददाता देवेंद्र और गिरीश शाना लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गिरीश, अगर देखा जाए, क्योंकि जब बात की जाती है आम आदमी की, दिल्ली से जुड़ी हुई, और खासतौर से जिसका जिक्र हमने देखा था कि ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से लगातार किया गया, बल्कि जो विकास कार्यों की बात की जाए, क्योंकि पार्टी की तरफ से कभी ना तो शीश महल पर कोई खास ऐसी प्रतिक्रिया दी गई, ना ही यमुना की स्वच्छता को लेकर कोई बात कही गई। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मुकुल। ना तो कोई उनकी तरफ से वो दी गई है जी। और आम आदमी पार्टी की जो रहे थे उस समय पे अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से, और ना ही आती थी जो अब फिलहाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई थी। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत सारे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि लगातार जो है आम आदमी पार्टी के अंदर चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे पार्षद हों, लगातार वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के जा रहे हैं और बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए जा रहे हैं। चाहे कपिल मिश्रा की बात की जाए तो एक समय में सबसे नजदीकियों में से एक थे कपिल मिश्रा, जो दिल्ली के कानून मंत्री भी रहे थे, जल मंत्री भी रहे थे, कई विभाग उनके पास थे। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल उठाए थे तो उनको खुद पार्टी को छोड़ना पड़ा। उनको कहीं ना कहीं मंत्री पद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हटा दिया था। तो बहुत सारे सवाल आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर अब उठने लगे हैं, क्योंकि जो वादा किया गया था कि दिल्ली में यमुना नदी के अंदर डुबकी लगा के दिखाएंगे, वो हर चुनावों के अंदर ये वादा करते थे कि अगली बार में हम यमुना नदी के अंदर डुबकी लगा के दिखाएंगे। तो वो डुबकी कहाँ चली गई? हालांकि वो डुबकी अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं लगाई, लेकिन उस गंदे पानी के अंदर, उस प्रदूषित यमुना नदी के अंदर जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है डुबकी लगाई थी। हालांकि उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे पूरी तरह से। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता से वादा किया था कि यमुना नदी को वो स्वच्छ बना के दिखाएंगे, अभी तक वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता और वो कहीं ना कहीं जो यमुना नदी है और ज्यादा प्रदूषित हो चली है। और इसका जिक्र पूरी तरह से जो है आज कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में किया है, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखा है। तमाम वही मुद्दे गिरीश इस पत्र में उठाए भी गए हैं, और खासतौर से देवेंद्र, जिसका जिक्र अभी यहाँ पे वीरेंद्र सचदेवा भी आपके साथ दिखा रहे थे, बल्कि दिखा भी रहे थे किस तरीके से उनकी स्किन पे इन्फेक्शन हुआ गंदे पानी की वजह से। लेकिन आम जनता की अगर बात की जाए, क्योंकि अब लगातार आपका दामन छोड़कर जो मंत्री पद के लोग हैं वो भी जा रहे हैं, ऐसे में आम आदमी की अगर बात की जाए, जिसकी लगातार उम्मीदें थी कि दिल्ली में बड़ा बदलाव होगा, उनको सहूलियतें मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, उनका वो किस तरीके से इसको देखते हैं? क्योंकि अब पार्टी की सच्चाई जो है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, कैसे अपना समय बिताती है केंद्र से लड़ाई करने में, वो सबके सामने है। देखिए मुकुल, जैसा कि आप दिल्ली को आप लंबे समय से जो लोग देख रहे हैं, आप देखिए डिप्टी सीएम जेल में जाते हैं, जो है लिकर स्कैम में जाते हैं, उसी स्कैम में जो है मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है बिना नेता के और बिना लीडरशिप के जो है दिल्ली में सरकार चल रही थी। फिर केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, वो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन आप देखिए, चाहे हर साल, चाहे वो स्मॉग का जो प्रदूषण है, स्मॉग का मुद्दा है, यमुना का मुद्दा है, सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली की तमाम गलियों में जो है काम नहीं हो रहे हैं, सीवर जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं। दिल्ली एक अर्बन जो है सिटी जो है कैपिटल है, और मुकुल यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादातर कामकाजी लोग होते हैं। ऐसा कभी नहीं रहा कि 10 साल जो है यहाँ पर सड़कें जो है नहीं बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा है, ये सारे मुद्दे रहे। इसके अलावा करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जिसको लेकर आम जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। जनता कह रही है हमें जो है आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, एक फ्लाईओवर एक्स्ट्रा नहीं नया बन पाया है पिछले 10 साल में। यमुना जो है, जो कि एक जिसे देवी का दर्जा दिया गया है, वो एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। मुकुल, एक तरीके से देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर थी यहाँ पे दिल्ली में, है अभी भी, लेकिन जो जिस तरीके से एक हमेशा जो है वो केंद्र के साथ लड़ाई के मुद्दे पे रहना, लड़ाई के मोड पे रहना, कन्फ्रंटेशन के मोड पे रहना, ये बताता है कि उनका गवर्नेंस के जिस प्रकार का जो गवर्नेंस जिसका उन्होंने वादा किया था, वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए जो है एक स्केपगोट के रूप में जो है उन्होंने कन्फ्रंटेशन का जो है एक रुख अपनाया, और हमेशा अभी तक भी आप देखें कि वो जो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया जाता है, कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी फेलियर होता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे रेक्टिफाई नहीं करना, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो है स्ट्रेटजी और एक तरह से दिखा है। तो उसे जरूर जो है जो विपक्ष है, खासतौर पर भाजपा जो है और कांग्रेस पार्टी भी लगातार दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। आम लोग भी काफी त्राहिमाम कर रहे हैं। जी मुकुल।
जी बिल्कुल, और उसी वजह से लगातार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और खासतौर से गिरीश, अगर देखा जाए जो कैलाश गहलोत ने जो पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने इसमें एक बात का जिक्र किया है कि आपकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो उसकी आपकी जो प्रतिबद्धता है इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपने तमाम जो वादे दिल्ली की जनता के साथ किए थे, उनका जो विश्वास जीता था, वो बहुत पीछे छूट गए और अब आपने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल की बढ़ चुकी हैं। वो कहीं ना कहीं पीछे आपने देखा होगा तो वो पीएम बनने के सपने देखने लगे थे, कहीं ना कहीं सीधा टारगेट जो है केंद्र सरकार को कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, जब परिणाम आते हैं तो सब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। तो वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने आप को कहाँ पाते हैं, तो जो जनता है, जो मतदाता है, वो सब जानता है उसे क्या चाहिए, क्या तो विकास के लिए चाहिए, क्या वाकई में उसको ईमानदारी चाहिए। जिस ईमानदारी की वो बात करते हैं वो मतदाता सब स्पष्ट कर देता है जब वो वोट डालने के लिए जाता है। लेकिन अभी सवाल ये खड़ा हुआ है कि आगामी 2 से 3 महीने के अंदर दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले जो है आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर एक वरिष्ठ मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल इस इस्तीफे के साथ आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़े हो गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी। जी बिल्कुल, और आइए अब आपको सीधे चलते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं वो एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। जबकि दिल्ली के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। मेरा मानना है आज बहुत स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और यह भी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। उनसे दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि कह रहे थे कि अब जो दिल्ली है उससे छुटकारा मिलने वाला है आम आदमी पार्टी से। और हमारे संवाददाता लगातार देवेंद्र और गिरीश हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं बढ़ जाती हैं और जैसा लगातार आप कह रहे हैं कि जो चुनाव है उनमें भी ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे में कितना बड़ा झटका ये है और किस तरह का इसका असर जो है वो नज़र आएगा? देखिए मुकुल, हाल ही में जो है दिल्ली में जो है मेयर चुनाव संपन्न हुए हैं, वहाँ पे ये कहीं ना कहीं सुबगाहट नजर आई। जब हालांकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वहाँ पे जीते थे, महेश खींची वहाँ जीते थे, लेकिन जो वोट का जो पार्षदों के जो मत पड़े हैं उसमें हम देखते हैं कि 10 से ज़्यादा जो वोट थे वो शिफ्ट हो गए भाजपा की तरफ। वहीं से ये है, आप समझ सकते हैं कि जब जमीन पे पार्षद, दिल्ली में देखिए 272 से ज़्यादा जो है वो पार्षद हैं, और अगर पार्षद कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो समझ लीजिए जमीन पर जो है वो हवा भी बदल रही है। और कैलाश गहलोत का आज इस्तीफा बताता है कि आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें भी कोई एक राय नहीं है। वो सब जो जिस बड़े मुद्दे को लेके, जैसा कि पत्र में लिखा है कैलाश गहलोत जी ने, कि जिस आंदोलन से वो निकले, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकल के वो पार्टी सत्ता में आती है, उसके बाद अगर उन्हीं के नेता गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में न सिर्फ आरोपी है बल्कि जेल की सजा काट के आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है वैचारिक रूप से भी आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो मंथन चल रहा है। पार्टी के अंदर जो है बिखराव की स्थिति है और कंफ्यूजन में है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो उनके काडर है, वर्कर्स है, कि हम आखिर उनकी पार्टी, क्योंकि देखिए अभी औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी का किसी नेता का अभी जो है वो अभी जो है रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो हमें सुबगाहट मिल रही है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, हमने भी आज जो है इस खबर के ब्रेक होते ही जो लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी खेमे में, तो वो साफ जाहिर होता है कि देखिए लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो जिस प्रकार का लीडरशिप का जो चल रहा था उससे लेकर जो है असंतुष्ट है। और ये आने वाले समय में देखिए इसका जो है, क्योंकि 2 महीने से का वक्त करीब रह गया है चुनाव होने का, विधानसभा चुनाव में जाने का, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है उससे पहले आम आदमी पार्टी में कुछ और चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ और बदलाव हो सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी को उस पर चिंतन करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर किस तरह से रेक्टिफाई किया जाए। तो ये दिल्ली की राजनीति के तौर पर अगर देखे जाए तो दिल्ली में ये बड़ा मुद्दा है कि आखिर जो भ्रष्टाचार का जिसे आंदोलन को लेकर जो आम आदमी पार्टी चली थी, वो आज उन्हीं मुद्दों पर घिरी हुई है। उनके नेता उन्हीं मुद्दों को लेकर अपने नेताओं को जो है चैलेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार उन्हीं को लेकर जो कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं खड़ी होती नजर आती हैं। फिलहाल नलिन कोहली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। Pollution in Delhi is at a terrible situation, no solution. So Mr. Gehlot
if as a colleague of Mr. Arvind Kejriwal and a member of the important member of the Aam Aadmi Party is raising all of these issues, obviously the Aam Aadmi Party has to come clean and it must answer all these things that the people of Delhi also want to know about. तो सीधे तौर पर यही कहना कि जो इन पर खास तौर से आरोप लगाए गए हैं, जिन बातों का जिक्र किया गया है। जी देवेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मेरे साथ इस वक्त दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर जी हैं। बिल्कुल ठेठ दिल्ली से बिलोंग करते हैं, चांदनी चौक से बिलोंग करते हैं। आप देख रहे दिल्ली का जो एक मिजाज रहा कि यहाँ पे कामकाजी लोग रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार एक मुद्दा होता है, कामकाजी लोगों को बहुत परेशान करता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के अंदर बिखराव नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं भाजपा के नेता के तौर पे और एक आम आदमी के तौर पे? देखिए, जो कुछ आज हुआ है उसकी हमें गहराई में जाना होगा। राजकुमार आनंद जो स्वयं एक दिल्ली वाले हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बिगिनिंग ऑफ द एंड वहाँ से हुआ था। आज अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के ताबूत में एक कील काटने का काम कैलाश गहलोत जो स्वयं दिल्ली वाले हैं उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा, दिल्ली के लोग जो मूल दिल्ली के लोग हैं वो अब केजरीवाल के भ्रष्टाचार को समझ रहे हैं, तंग आ रहे हैं, विकास विहीनता को समझ रहे हैं। दिल्ली में विकास ठप है, सिर्फ भ्रष्टाचार की गागर और सागर भर रही थी। आज गागर और सागर को लात मार के कैलाश गहलोत बाहर आए हैं। ये गहलोत जी का बाहर आना, उससे पहले हमने देखा था कि एमसीडी के जो मेयर का भी चुनाव, हालांकि बीजेपी उसमें नहीं जीत पाई, लेकिन क्रॉस वोटिंग भी हुई थी। क्या लगता है पार्षदों का क्रॉस वोटिंग का भी एक संकेत दिया पार्षदों ने? बिल्कुल ठीक बात है। जब किसी पार्टी का पार्षद जो कि जमीन सूंघ रहा होता है वो इधर उधर होता है, और इस बार मजे की बात यह है 10 पार्षदों ने केजरीवाल के खिलाफ वोट दिया बिना केजरीवाल की पार्टी को छोड़े, तो इसका मतलब है एक आंतरिक द्वंद्व भी चल रहा है आम आदमी पार्टी में, और लोग इतने तंग आ गए हैं कि वो अब अरविंद केजरीवाल के निर्णयों का विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया वोट डालने का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा जब अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तो ऐसा बताया गया कि वो कहीं ना कहीं सीधे आरोपों से अब नहीं सामना करना चाह रहे, इसलिए वो अब हट गए हैं और आतिशी जी को ले आए। लेकिन उन्हीं के जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है और साफ तौर पर केजरीवाल पर आरोप लगाए। लगता है केजरीवाल अब जो है आरोपों से बच नहीं पाएंगे? देखिए, अब केजरीवाल इस्तीफा देते नहीं देते ये उनकी मर्जी थी, मगर 2025 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार ही रहना है। कपूर जी, एक सवाल कि क्या लगता है कि आप लोग कितने पिछले 10 साल से जिन मुद्दों को लेके आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग सड़क से लेके विधानसभा तक प्रदर्शन किए, घेराव किया, आज जब कैलाश गहलोत ने जब ये इस्तीफा दिया उन्हीं आरोपों के साथ में, लगता है कि आप एक मॉरल विक्ट्री तो है आप लोगों की? देखिए, मॉरल विक्ट्री तो हमारी बहुत दिनों से हो रही है। पहली मॉरल विक्ट्री उस दिन हुई थी जिस दिन हमने केजरीवाल का इस्तीफा ले लिया, वो थी हमारी मॉरल विक्ट्री। मॉरल विक्ट्री उस दिन हुई थी हमारी जिस दिन राजकुमार आनंद और तंवर साहब जैसे विधायक छोड़ करके बीजेपी में आए थे। और देखिए, मोडस ऑपरेंडी एक है। तंवर साहब ने इस्तीफा दिया, बोले इन पे ईडी का रेड की धमकी थी। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया, उन पे भी ईडी के रेड की धमकी थी। और आज जब कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दिया तो भी सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उन पे ईडी के रेड की धमकी थी। ये अब चलेगी नहीं ये भाई। तुम पे रेड कराते हैं, तुमने इस्तीफा नहीं दिया, उन पे रेड कराते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं हुआ करता। लोगों को एहसास हो रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है। जी मुकुल, आपने देखा कि भाजपा स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आम आदमी पार्टी अब जो है वो अपना बचाव नहीं कर पाएगी, वो डिफेंस हो गई है। बिल्कुल देवेंद्र, और मनोज तिवारी इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखा देते हैं। जी, जहरीला हवा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित जमुना जी, तो हो सकता है कि उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अब उनसे अपना विचार नहीं मेल खाते हैं। तो कैलाश गहलोत ने अगर आज किनारा कर लिया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं।
कैलाश गहलोत ने जो पत्र लिखा है उसमें स्पेसिफिक तौर पर कहा कि यमुना की सफाई नहीं हो पाई, उससे मैं आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल वेंडेटा रहेगी, पॉलिटिकल एक्शंस हो रहे, लोगों के लिए लड़ने की बजाय पॉलिटिकल कर रहे। शीश महल का भी जिक्र किया। हाँ, यही तो आम आदमी पार्टी के पाप हैं। आपके पाप में यमुना जी की खराब स्थिति, वादा करना कि हम तो जी 2 कमरे के घर में रह सकते हैं लेकिन शीश महल बना लेना, तो इसी पाप में जो भी जिसके भी मन में अच्छाई होगी वो तो नहीं रह पाएगा। फाइनली कैलाश गहलोत का ये डिसीजन आया है। अभी डिटेल मुझे पता नहीं है क्या है कैसे है, मगर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ अब कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी अच्छाई होगी वो रहना नहीं चाहेगा। बीजेपी ने जो कहीं वो सही है शीश महल को लेकर, तभी कैलाश गहलोत ने इतने बड़े लेटर लिख के उन्हें कहा और ये भी कहा कि आप आम आदमी के लिए लड़ने के बजाय खुद का पॉलिटिकल एजेंडा था। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति दिल्ली का हितैषी होगा, अब वो अरविंद केजरीवाल का जैसे भांडा फूटा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से चिपके रहने का मोह दिखाया, कोर्ट के डंडे के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी एक कम्युनिस्टवादी सोच के साथ आगे गए, तो जिसका भी सोच राष्ट्रवादी होगा, भारत की जय वाला होगा, उनके साथ नहीं रह पाएगा। कैलाश गहलोत का ये निर्णय मुझे इसी तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली आम आदमी की तरफ एक तरफ से कहा जाए, शीश महल का भी जिक्र करा, 2-3 पैराग्राफ लिखे शीश महल के। देखो, कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी छोड़ देना, मुझे लगता है अब आम आदमी पार्टी की इतिश्री हो गई है। तो कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ देना आम आदमी पार्टी की इतिश्री, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी। और खासतौर से गिरीश, अगर देखा जाए, मनोज तिवारी ने कहा कि अब तो उनका भांडा जो फूटता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री इस्तीफा देते जा रहे हैं, चाहे कपिल मिश्रा हों, चाहे कैलाश गहलोत हों, चाहे उनके पुराने विधायक नितिन त्यागी हों, चाहे बिन्नी हो, विनोद कुमार बिन्नी हो। विनोद कुमार बिन्नी तो वो विधायक थे जब वो निगम प्रसाद होते थे, तो अपना उन्होंने किस तरह से पैसा खर्च करना है क्षेत्र में, उसकी रणनीति बनाई थी और उसी रणनीति को अरविंद केजरीवाल ने भी अपनाने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में वो रणनीति कहाँ चली गई किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं ईमानदारी की बात करते थे, लेकिन पार्टी के अंदर उन्हें ऐसा नहीं दिखाई देता और इसलिए ज्यादातर जो विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है। और आज ठीक कुछ महीने पहले जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है मुकुल, तो ऐसे में कैलाश गहलोत जो दिल्ली के परिवहन मंत्री थे, जिन्होंने हाल ही में 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में जो राज्य का स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऐसे जो नेता हैं, जो ऐसे उनके मंत्री हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने पत्र में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यमुना नदी की स्वच्छता की सवाल खड़ा कर दिया है, उन्होंने शीश महल की बात की है, उन्होंने तमाम जो बड़ी बड़ी बातें जो जनता के बीच में करके अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी आई थी उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आज झटका कहेंगे आम आदमी पार्टी को, जब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है अपने मंत्री पद से। जी बिल्कुल, और उस वजह से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, खासतौर से देवेंद्र, क्योंकि अगर देखा जाए गर्मी आती है तो दिल्ली में जल संकट नजर आता है, बारिश होती है तो दिल्ली तालाब बन जाती है अलग अलग जगहों पर, और सर्दी में हम देख पा रहे हैं कि जैसे सर्दी की आगमन होता है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की चादर जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह की नीतियां हैं ये कि दिल्ली की जो जनता है शायद वो भी पूछना चाह रही होगी कि विकास कहाँ है? बिल्कुल मुकुल, आपने सही बात की है। ये आज से नहीं हो रहा, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में गर्मियों में पानी की जो है टैंकरों की मारामारी हो जाती है, क्योंकि पानी की जो सप्लाई बताई जाती है सरकार की तरफ से कि वो नहीं है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बारिश होती है तो जहां तहां जो है वो सड़कें जाम हो जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो सवाल है, जो समस्या, वो यही जस की तस रही हुई है मुकुल। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से मैंने बताया और जैसा कि अब हम देखते आ रहे हैं लगातार 10 साल से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक कन्फ्रंटेशन का मुद्दा, एलजी के
साथ एक किसी भी मुद्दे पर जो है वो कन्फ्रंटेशन का मुद्दा। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म ये तैयार था कि कोई भी मुद्दा है जिसपे वो घिरती नजर आती है उसे वो जो है सेंटर की तरफ धकेल दे और अपने को जो है वो पाक साफ जाहिर करे। हालांकि दिल्ली की जनता जो है वो इस तरीके से झेलती आ रही है। आम आदमी पार्टी ने जो है अपने वोट बैंक्स भी डेवलप किए, लोगों के जो है अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग गुटों में बांटा, उनके भीतर जो है इनसिक्योरिटीज डाली, जिसकी वजह से जो है वो वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अब जो है क्योंकि इनडिफेंसिबल है उनके लिए, हमने देखा दिल्ली में कैसे शराब के नाम पर जो है खुला खेल चला है। बिल्कुल तमाम ये चुनौतियां हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अब और घिरती नजर आ रही है और कई सवाल कैलाश गहलोत के इस्तीफे और पार्टी को छोड़ने के बाद अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम यहाँ बने हुए हैं, बता रहे हैं आपको किस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और जो अभी तक हम देखते थे दूसरे के सिर पर जो तमाम समस्याएं हैं उनका ठीकरा फोड़ दिया जाता था, अब कहा जा रहा है कि उन्हीं का जो भांडा है फूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया के राजधानी आबुजा पहुंचे। आबुजा पहुंचने पर PM मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर नाइजीरिया के मंत्री PM मोदी के सम्मान में आबुजा शहर की चाबी प्रतीकात्मक रूप से उन्हें भेंट की गई। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 सालों में पहला नाइजीरिया दौरा है। PM मोदी आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। 2007 में भारत और नाइजीरिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। PM मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। नाइजीरिया में लगभग 60,000 भारतीयों का एक बड़ा समुदाय है। ये पश्चिम अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कुछ बड़े समझौतों की भी उम्मीद है।
तो एक खास झलक आपने देखी जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। और आपको बता दें, नाइजीरिया की सरकार ने पीएम मोदी को अपने देश के द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करेगी। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी गणमान्य व्यक्ति थीं जिन्हें ये सम्मान दिया गया था, इस सम्मान से नवाजा गया था। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नाइजीरिया के दौरे पर हैं। और नाइजीरिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज ब्राजील के लिए रवाना होंगे, जहां वे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा से जुड़े अहम मुद्दों पर हमारे संवाददाता असीम मिश्रा ने ब्राजील में भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया था जब G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था। उन बातों को अब ब्राजील कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है इस G20 के समिट के जरिए। ग्लोबल साउथ हम बोलते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज का चैलेंजेस क्या है, उसको हम कैसे आगे रखें सबके सामने। बिकॉज क्या होता है कि जब वो बातचीत हो रहा है कि से हम यूक्रेन के ऊपर बात करते हैं, बाकी ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसमें उनका कंसर्न्स भी हम थोड़ा बीच में वो भूल जाते हैं ना। इसलिए वो एक चीज था, हमारा सक्सेस था कि हम वो ग्लोबल साउथ का चैलेंजेस, वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, या वो चैलेंजेस जो आता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, सो वो सारे वी पुट इट इन द फोरफ्रंट, वो सामने रखे हैं। एंड ब्राजील भी उसको आगे ले जा रहे हैं। ट्राइका की बात अगर मैं करूं, इंडिया, ब्राजील एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। ऐसे में ये जो G20 का समिट है, प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं और भारत कह सकते हैं कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहा है। ऐसे में ये ट्राइका जो बर्निंग इशूज हैं आज की डेट में, उसको कैसे एड्रेस कर सकता है? अभी द फैक्ट दैट वी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हम भी मेंबर्स हैं IPSA, in the IPSA grouping as the 3 democracies, and then we also members in BRICS, and we also work together in many multilateral fora as partners, right? And so हमारे एक यूनिक अपॉर्चुनिटी इसमें है कि इंडिया ने एजेंडा सेट किया, फिर ब्राजील ने उसको थोड़ा आगे ले जा रहे हैं, और फिर साउथ अफ्रीका उसको और भी आगे ले जा रहे हैं। नाउ ये क्यों, वो इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये वाला? बिकॉज एक इंटरनेशनल पॉलिसी सेटिंग में टाइम लगेगा, सारे कंट्रीज को जोड़ना पड़ेगा उसमें। इंडिया की बात की जाए, हंगर को लेके, पॉवर्टी को लेके, सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर, इन तमाम चीजों को अपने उस डिक्लेरेशन में शामिल किया था। ब्राजील इस बार सोशल इंक्लूजन, रिफॉर्म्स एंड जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें हम काफी मिलकर ही हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, हमने पिछले साल हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था। बिकॉज जब आप एनर्जी ट्रांजिशन बात कर रहे हैं, उसका है कि कौन उसका वो पैसा पे करेगा, कैसे कहां से आपको टेक्नोलॉजी मिलेगा, राइट? सो दीज टू एड्रेस करना पड़ेगा फंडामेंटली, राइट? एंड थर्ड कि एनर्जी ट्रांजिशन माने हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीका होता है उसमें, ईच कंट्री हैज इट्स ओन पाथवे हम बोलते हैं ना। एंड सो इसमें एक तो है कि हम मिलकर वो सस्टेनेबल मोबिलिटी का बात करके हम वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, विच इज अ बिग सक्सेस। हमने उसमें लॉन्च किया विद ब्राजील, विद US, विद इटली, with both developing and developed countries, so that we are able to form a global framework for sustainable mobility. And naturally Brazil उसमें तो important partner है आपने बोला। अफ्रीकन यूनियन फर्स्ट टाइम फुल फ्लेज मेंबर की तरफ इसमें शामिल होने जा रहा है, क्या कुछ उससे उम्मीद कर सकते हैं? और भारत उसको, जो ग्लोबल साउथ की वॉइसेस हैं, अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने के बाद से वो कितना और आगे बढ़ेगा? See, African Union becoming a member of the G20, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। बिकॉज आप समझे कि जब वो फर्स्ट समिट हुआ था 2008 में, 2008 के बाद अभी फर्स्ट टाइम हम एक नया मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं G20 में, नंबर 1। एंड नंबर 2, वो एक यूनियन नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वॉइस ऑफ 55 कंट्रीज, 55 कंट्रीज इन अफ्रीका आर नाउ गेटिंग अ चांस टू स्पीक, राइट? एंड थर्ड, इंडिया ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था उसमें, बिकॉज ऑफ रिलेशंस विद अफ्रीका प्लस विद द डेवलप्ड वर्ल्ड प्लस विद ऑल द कंट्रीज। रिमेंबर कि ये तो कंसेंसस था ना, जब इंडिया ने प्रपोज किया वो कंसेंसस था, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात होगी, बायलैटरल्स होंगे, इस रिलेशनशिप को कितनी मजबूती मिलेगी? ये तो बहुत आगे जा रहा है। अभी तो हम कितने सेक्टर्स में हम एक्सपैंड कर चुके हैं हमारा रिलेशंस। वी आर नाउ लुकिंग एट, एक तो है एग्रीकल्चर, खेती में हम काफी काम कर रहे हैं, दूसरा हम गाय के ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं, तीसरा हम इधर से वो उड़द दाल, तूर दाल सारे हम इंडिया से इंडिया को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सोया ऑयल वो भी काफी इंडिया से जा रहा है इंडिया को। अभी हमारा ट्रेड भी बढ़ गया, अभी लगभग $16 बिलियन हो गया। एंड उसके अलावा वो हमारा डिफेंस एंगेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। फर्स्ट टाइम वी हैड द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑल गो टू इंडिया वन आफ्टर अनदर।
भारत ने जिन बातों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था उनमें से बहुत सारी अहम बातों को अब इस बार ब्राजील भी उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा और अगले साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जिम्मे होगा उन बातों को और आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बहुत सारी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ 20 नवंबर को एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जो है जोरों पर है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज अपनी विधानसभा सीट नागपुर दक्षिण पश्चिम में आम जनता से मुलाकात उन्होंने की। इसके बाद उन्होंने अपनी सीट पर यहाँ एक रोड शो भी किया। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार कुंभी समाज के प्रफुल्ल गुडधे पाटिल को उतारा है। पाटिल नागपुर से भाजपा के पहले विधायक और पूर्व मंत्री विनोद गुडधे पाटिल के पुत्र हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार 5 बार से विधायक हैं और विजयी छक्का लगाने के लिए नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लगातार चौथी बार वो मैदान में उतरे हैं। वहीं खासतौर से परिसीमन के बाद 2009 में ये सीट बनी और तब से फडणवीस ही यहाँ से जीतते रहे हैं। इससे पहले वह नागपुर पश्चिम से विधायक रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं और लगातार राज्य में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। हर राजनीतिक दल जो है जनता से जुड़ने का हर संभव प्रयास कर रहा है। 20 नवंबर को राज्य में मतदान होगा। वहीं इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महायुति सरकार के किसान कल्याण के प्रयासों की सराहना की, साथ ही बड़े जन समर्थन का आश्वासन जताया। शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी का अभिनंदन करता हूं। सशक्तिकरण की अनेकों योजनाओं में से एक प्रमुख है माझी लाड़की बहन योजना। ये योजना केवल योजना नहीं है, बहन और बेटियों की जिंदगी बदलने का अभियान है। आधी आबादी को पूरा न्याय है और विशेषकर वो गरीब बहनें जो 1000-2000 रुपए के लिए कई बार हाथ फैलाती थी जरूरी कामों के लिए, उनके लिए वरदान साबित हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। टमाटर और आलू अगर उनके दाम गिरते हैं तो किसान को घाटा होता है और इसलिए ICAR इनका मॉडल रेट तय करेगा। मतलब इनकी लागत कितनी है, लागत पर 50% प्रॉफिट देकर वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाएं करेगी और बाजार रेट और इस रेट में जो अंतर है वो अंतर भी किसान के खाते में डालने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% जो घाटा होगा उसको वहन करने का काम करेगा ताकि प्याज, टमाटर और आलू उत्पादक किसानों को दिक्कत ना हो। शिवराज सिंह ने आश्वस्त किया कि जनता महायुति के साथ खड़ी है। वहीं महाविकास अघाड़ी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी अब महाविनाश अघाड़ी बन चुकी है। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ किसानों के कल्याण के लिए जबरदस्त काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं यही कह रहा था कि विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम जो महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं, महायुति की सरकार ने किए हैं, उसके कारण जनता आज बीजेपी के साथ या महायुति की सरकार के साथ खड़ी है। महाविकास अघाड़ी ये महाविनाश अघाड़ी बन गई है। और महाराष्ट्र के नागपुर से हमारे संवाददाता निशांत राय फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या माना जाए, जो महासंग्राम की जब बात हम कर रहे हैं, लगातार चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, नागपुर क्षेत्र की अगर खासतौर से बात की जाए, किस तरीके से यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी है बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज नागपुर ही केंद्र बना हुआ है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो देवेंद्र फडणवीस
डिप्टी सीएम मौजूद है अपने क्षेत्र में। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेता नागपुर में कैंपेन करने के लिए मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी नागपुर में इस समय मौजूद हैं। यानी कि फिलहाल जो विदर्भ है और विदर्भ का जो सेंटर पॉइंट है नागपुर में चुनाव जब वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं तो तमाम दिग्गजों का जमावड़ा इसी क्षेत्र में लग रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जिसके पास विदर्भ की चाबी होगी उसके पास सत्ता की चाबी होगी। इसी के चलते दोनों ही तरफ, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत विदर्भ में झोंकी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रियंका गांधी जहां रोड शो करने जा रही हैं, वहीं पर स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों राजनीतिक दल पुरजोर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत, और क्योंकि अब जो समय है ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन किस तरह के जो मुद्दे हैं वो आपको वहाँ नज़र आ रहे हैं जिन पर कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो संपन्न होगा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने कैंपेन की, खासकर राहुल गांधी ने अपने कैंपेन की शुरुआत यहां से संविधान को लेकर ही की थी और संविधान सम्मान समारोह में भाग लिया था। दूसरी तरफ बात की जाए तो किसानों का मुद्दा उठाया था, जिसपे आज शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने सारी बातें रखी किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। कल कांग्रेस की तरफ से किसानों को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके जवाब आज शिवराज सिंह चौहान ने दिए। इसके अलावा अगर बात जाए तो स्थानीय खासकर विदर्भ के इलाके के विकास को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिया था और लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन 3-4 मुद्दों के इर्द गिर्द विदर्भ की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो घूमते हुए नजर आ रही है, क्योंकि विदर्भ वो इलाका है जहां किसानों का मुद्दा हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति की यहां पर बड़ी संख्या में उनकी, अगर इस पूरे इलाके में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर वो बड़े वोटर्स के रूप में है, जिसके चलते दोनों तरफ से राजनीतिक दलों के द्वारा उनको मनाने के, अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा विदर्भ के विकास की, जिसको लेकर महायुति लगातार दावे कर रही है कि उसने विदर्भ की पूरी तस्वीर बदली है। 2014 से पहले के विदर्भ और 2014 के बाद का विदर्भ पूरी तरीके से अलग हो चुका है। जी निशांत, और खासतौर से विदर्भ क्षेत्र जो है इसको लेकर कांग्रेस भी हम देखते हैं आश्वस्त नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार जोर शोर से हो रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी सीट्स को लेकर हम कह सकते हैं कि आश्वस्त नजर आ रही है, कितना कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए मुकुल, अगर बात करें विदर्भ क्षेत्र की 62 के आसपास विधानसभाएं इसमें आती हैं। 2014 में बीजेपी का यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, 44 सीटें बीजेपी और इसके गठबंधन के सहयोगियों ने जीती थी। 2019 की अगर बात की जाए तो 29 सीटों पर बीजेपी और इसके सहयोगी गठबंधन जीत कर आए थे। लेकिन अगर कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसने कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इस क्षेत्र में बढ़ा दिया। ऐसे में बीजेपी के सामने टास्क ये है कि अपने 2014 के प्रदर्शन को दोहराए, और कांग्रेस की सोच ये है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव में यहां पर उसने बढ़त हासिल की थी, उस बढ़त को विधानसभा चुनाव में भी हासिल करे। यानी कि दोनों ही तरफ अगर देखा जाए तो एक उम्मीद, एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। लेकिन सवाल जनता का है, और जनता जो इनके घोषणा पत्र हैं, जो इनके वादे हैं और जो इनके काम हैं, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार के काम हो चाहे महायुति के काम हो, उन कामों के आधार पर किसको चुनेगी ये तो वक्त ही बताएगा, और 23 तारीख को ये हम सबके सामने आएगा। जी निशांत, लेकिन आप क्योंकि वहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, लगातार क्षेत्र को कवर भी कर रहे हैं, ऐसे में जो जनता, जो जिन मुद्दों का जिक्र आपने किया था, क्या उसमें जो कृषि क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं उसको ज़्यादा तवज्जो दे रही है, या खासतौर से जो विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं? देखिए, अगर बात करें ये नागपुर से बाहरी इलाकों की, खासकर अकोला की बात की जाए, वासिम की बात की जाए, या चिमूर की बात की जाए, चंद्रपुर की बात की जाए, जहां जहां जो किसान हैं उनके अपने मुद्दे हैं, खासकर संतरा किसानों के अपने मुद्दे हैं, कपास किसानों के अपने मुद्दे हैं। तमाम यही मुद्दे जिन पर लगातार शहरी क्षेत्रों जनता जो है 20 तारीख को मतदान करेगी, और उसके बाद 23 को जो नतीजे हैं, जो परिणाम है हमारे सामने होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जाना आपने महाराष्ट्र चुनाव की अगर बात की जाए किस तरीके से लगातार ये जो शोर से चल रहा है चुनाव प्रचार और कहीं ना कहीं इस महासंग्राम में जो टक्कर है और कड़ी होती नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।